गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टर्म पे हम लोगों ने रेट लॉ के बारे में पढ़ा, रेट लॉ कांस्टेंट को डिफाइन किया और रेट लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन is defined as the number of molecules of reactant which determines the rate law expression। कहने की ये मतलब है कि किसी भी चीज़ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या चीज़ है, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन करने में पार्टिसिपेट करते हैं या उन रेट लॉ एक्सप्रेशन में उनको लिखा जाता है, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग को, जो अभिक्रिया होती है उसके वेग को प्रभावित करने वाले, यानी प्रभावित करने वाले, उस पर अफेक्ट डालने वाले जो अणुओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभी हमने कहा कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रेट लॉ को डिफाइन करने में, रेट लॉ को, रेट एक्सप्रेशन को लिखने में सहायता करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है, एन ए प्लस एम बी प्लस सी प्लस डी टी। ठीक, अगर इसको रेट लॉ के हिसाब से, अगर इसका इस एक्सप्रेशन का या इस इक्वेशन का हम क्या निकालें, रेट निकालें, तो जो ए के पहले जो कोफिशिएंट है एन और बी के पहले जो कोफिशिएंट एम है, ये क्या करता है, पावर के रूप में क्या करता है, रेज्ड करता है, पावर के रूप में चला जाता है। और इन्हीं पावर्स का, जो ये पावर्स लिखे गए हैं, ये जो एन पावर है और ये जो एम पावर है, इन्हीं पावर्स का जो एडिशन होता है, जब इन पावर्स को हम ऐड करते हैं आपस में, तो हमको क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया की क्या मिलती है, कोटि मिलती है। कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसका हमको कितने ऑर्डर का वो अभिक्रिया है, ये हमको पता चलता है। तो ये जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का, ये जो ऑर्डर है ये कई तरह के होते हैं। रिएक्शन के ऑर्डर जो होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद जो है एन ऑर्डर रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसका रेट जो है, जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, उस रिएक्शन का अगर रेट जो है उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारा पदार्थ है ए, कोई पदार्थ ए है, उसका कंसंट्रेशन जो है ए मोल पर लीटर है। ठीक है, अगर टी समय पर, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर, उसका जो कंसंट्रेशन था, उस पदार्थ का जो कंसंट्रेशन था, स्मॉल ए उसका क्या है, इस बड़े वाला जो पदार्थ हमने लिया है, ये ए जो है इसका कंसंट्रेशन बता रहा है, यानी इसकी कितनी सांद्रता है। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर इसका जो कंसंट्रेशन है ए मोल पर लीटर है। ठीक है, उस समय हमारा कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, उस समय हमारा प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो कितना है, जीरो है। अगर टी इज इक्वल्स टू टी पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक्स अमाउंट का, यक्स अमाउंट का प्रोडक्ट का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रेट है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। और ये जीरो पावर कहाँ से आ रहा है, ये जीरो जो है, चूँकि हम शून्य ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के विषय में बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से ये जीरो आया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के, अभिकारक के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक, के लिख दिया। अब देखिए, किसी भी पावर पर जीरो का मतलब होता है वन। जब के का, इस के का मल्टीप्लाई हम कराएंगे वन से, तो कितना आ जाएगा,
के आ जाएगा। इज डैट क्लियर? तो यहीं पे क्या हुआ है, आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के आ गया। ये हमारा इक्वेशन कितना है, 1 है। तो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से क्या हो सकते हैं, रेट लिखा जाए किसी चीज़ का। तो हमने क्या कहा था पिछले टर्न पर, रेट के बारे में क्या पढ़ाया था। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में होने वाली कमी या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली बढ़ोतरी को अगर हम dx अपॉन dt के रूप में लिखते हैं तो वो ये हमारा क्या बताता है, रेट बताता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक साइड आर आर बराबर हमारा, तो ये यानी कि एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, ये इम्प्लाई करेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू के डी टी। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी टी, तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये इक्वेशन हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। मान लेते हैं टी इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा हमारा, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर यानी कि प्रारंभिक समय, यानी कि इनिशियल स्टेज पर जब हमारा रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ था, टी इज इक्वल्स टू जीरो समय था, तो उस दौरान हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो वही किया गया है, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, जीरो है। तो यहाँ से इन वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में रखें, ये जीरो हो गया हमारा। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो के की वैल्यू, और तो सी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, जीरो निकल आएगी। इतनी तो बात समझ में आती होगी। ये इक्वेशन हम क्या 4 मान लें। इस इक्वेशन 4 को अगर हम 3 में रख देते हैं तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये जीरो हो गया हमारा। यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना है, एक्स इज इक्वल्स टू के टी। ये इम्प्लाई करेगा के इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। यही हमारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक रेट एक्सप्रेशन क्या हुआ है, रेट निकला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन।